नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हनुमान चालीसा के पाठ पर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ने सोमवार को उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोला। देवेंद्र ने पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ नहीं होगा, क्या पाकिस्तान में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है और उद्धव सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। पूर्व सीएम ने कहा कि एमएलए रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी गलत है। नवनीत को प्रताड़ित किया गया है। उद्धव सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बारे में फडणवीस ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों में पुलिस का दुरुपयोग कर विपक्ष को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, उसे देखते हुए हमने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। किरीट सौम्या पर हमला बोलते हुए हमले मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, आइए आपको दिखाते हैं। परंतु ज्या काही घटना गेले 4-5 दिवस आम्ही मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रात पाहतोय, त्या घटना बघितल्यानंतर या सरकारने संवादाकरता जागा ठेवली आहे असं आम्हाला वाटत नाही। आणि जर कोणी हिटलरी प्रवृत्तीनेच वागायचं ठरवलं असेल तर मग त्यांच्याशी संवादापेक्षा संघर्ष केलेला बरा, अशा प्रकारची आमची मानसिकता झाल्यामुळे आम्ही आजच्या बैठकीवर बहिष्कार घातलाय। मुळातच विरोधी पक्षाला जीवानिशी संपवायचं अशा प्रकारची प्रवृत्ती जर सरकारची असेल आणि सरकारी पक्षाचे लोक पोलीस संरक्षणामध्ये आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना जीवे मारण्याकरता पोलिसांच्या समक्ष हल्ले करणार असतील आणि त्यानंतरही त्या संदर्भात एफआयआर नोंदवण्याकरता संघर्ष करावा लागत असेल तर मग अशा परिस्थितीमध्ये अशा बैठकीमध्ये जाऊन फायदा काय। महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही कधीच बघितली नाही की सरकार पक्षाचे लोक पोलीस संरक्षणामध्ये विरोधी पक्ष आपल्या भ्रष्टाचारावर बोलतो म्हणून जीवे मारण्याकरता हल्ला करतात। आम्ही पोल खोल यात्रा काढली। या यात्रेच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेतील सगळा भ्रष्टाचार हा आम्ही जनतेपुढे मांडला। लोकशाहीमध्ये यापेक्षा वेगळं काय करायचं असतं, पण ज्यांना लोकशाही मान्य नाही त्यांनी आमच्या पोलखोल सभांवर हल्ला केला, आमच्या पोलखोल रथावर हल्ला केला आणि त्यांना असं वाटतंय की अशा प्रकारचे हल्ले करून आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध बोलणं बंद करू, हा गैरसमज त्यांनी मनातनं काढून टाकावा। भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली लढाई सुरूच राहील। ज्या प्रकारे किरीट सोमय्यांवर हल्ला झाला, पोलिसांच्या समक्ष झेड प्रोटेक्टिव्हला इन्फॉर्म केल्यानंतरही मारलं जातं, किंवा मोहित कंबोज यांचा तर मॉब लिंचिंगचा प्रयत्न झाला। या सगळ्या गोष्टी आपण जर बघितल्या, आणि हे मुंबईतच चाललं असं नाही आहे, राज्यामध्ये सर्वदूर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना टार्गेट करून त्यांच्यावर केसेस नोंदवल्या जात आहेत। मग कधी प्रवीण दरेकरांवर केस टाकली जाते, मी हायकोर्टाचे आभार मानेन की बोगस केस होती, त्यांनी रिलीफ दिला, तर त्याच्यावर हायकोर्टावर आरोप केला जातो। इतक्या खालच्या स्तराला आता ही नेते मंडळी पोचली आहे। तिकडे आमचे रणजित सिंग नाईक निंबाळकर खासदार असतील,
8 खोट्या तक्रारी त्यांच्या विरुद्ध केल्या, एकही तक्रारीत दम नाही. जयकुमार गोरे खोट्या केसेस केल्या. एक यादी आहे. पोलिसांचा दुरुपयोग हा मोठ्या प्रमाणात चाललाय आणि हा दुरुपयोगच आहे, कारण यांची एकही केस टिकली नाही आणि टिकूच शकत नाही, कारण धादांत खोट्या केसेस टाकणं चाललंय. आणि गृहमंत्र्यांच्या बैठकीला जाऊन फायदा तरी काय? या गृहमंत्र्यांना काही अधिकार तरी आहेत का? जे काही मुंबईमध्ये चाललंय ते मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर चाललंय. त्यामुळे ज्या बैठकीला मुख्यमंत्रीच नाहीत त्या बैठकीमध्ये गृहमंत्री आम्हाला बोलवून काय करणार आहे आणि कोणता निर्णय घेणार आहे? इतक्या महत्वाच्या बैठकीला मुख्यमंत्रीच राहत नाहीत तर ही बैठक म्हणजे निवड टाइमपास आहे का, असा आमचा सवाल आहे. आणि त्यासोबत अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे, ज्या प्रकारे आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांच्यासोबत व्यवहार. वहीं इन मुद्दों पर सियासत जारी है. बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है. क्या कुछ कहना है बीजेपी का, आइए आपको सुनवाते हैं. तो आपके समक्ष रखा जा रहा है, ये देखिए किस तरह की राजनीति भारत में कांग्रेस पार्टी करवा रही है. खबर आई कि हमने देखा महाराष्ट्र में जहां मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा. और फिर राजस्थान में अगर कोई ईमानदार निर्भीक पत्रकार आपकी तरह होगा जो उजागर करेगा किस तरह से राजस्थान में सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा. घर से कह सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर. भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया, या निर्भीक पत्रकारिता करना और सत्य को जनता के समक्ष रखना कब से राजद्रोह हो गया. और बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक ऐसा खुलासा कर देता हूं जो दिखाएगा सबसे ज्यादा दोहरा चरित्र किसी का है राजनीति में तो वो कांग्रेस पार्टी का है. मेरे हाथ में देखिए मैं क्या लाया हूं. कांग्रेस विल डिलीवर 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो. इसके 30th सेगमेंट है और आपके परयूजल के लिए मैं पढ़ देता हूं. इट सेज, आइटम नंबर 3, दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस. दो people of our country rejected their ideas, but they had stated in their manifesto, omit section 124A of the Indian Penal Code that defines the offense of sedition, that has been misused and in any event has become redundant because of subsequent laws. कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम राजद्रोह को हटा देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है. जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का पालन होता है, संविधान की रक्षा की जाती है,
आरोपियों को सजा दी जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, विचित्र पार्टी है, सत्ता में हो, केंद्र में या विपक्ष में हो या प्रदेश में सत्ता में हो, केवल संविधान को तार-तार करना, सत्ता का दुरुपयोग करना और दोहरे मापदंड। देखिए, जो पार्टी कहती थी कि हम राजद्रोह को हटाएंगे, आज वो राजद्रोह का दुरुपयोग किस पे करती है? एक पत्रकार पे, एक सांसद नेत्री पे, एक विधायक पे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यह मृत वसूली अघाड़ी है। एक पार्टी जीवंत तब तक रहती है जब तक उसकी विचारधारा मजबूत होती है। आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया गया।